ये शरद ऋतु की शुरुआत थी और भारी बारिश हो रही थी। अंधेरा आसमान ऐसा लग रहा था मानो दहने वाला है। मौसम की वजह से अभी शाम के 5 बजे ही थे, लेकिन आसमान पहले से ही अंधेरा था। जू किंग ने बारिश के पानी पर पैर रखा और सड़क पर बेतहाशा भागा। उसकी पतलून ऊपर चढ़ गई और पानी कुछ मीटर दूर तक उछला। उसने अपनी पतलून की जेब से चाबी निकाली और इमारत में चला गया। अंधेरे गलियारे में कदमों की आवाज से जू किंग की नींद खुली। दरवाजे के किनारे एक आकृति देखकर जू किंग दंग रह गया। वह दीवार के सहारे झुकी हुई एक लड़की थी। उसने सावधानी से रोशनी की ओर देखा और फिर एक सतर्क चेहरे के साथ उसे ठंडेपन से देखा। उसके चेहरे पर बालों की कुछ लंटें चिपकी हुई थी और बालों के सिरे से पानी टपक रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह भी बारिश में चली आई थी। उसे लड़की खुद नहीं बल्कि लड़की की पोशाक देखकर आश्चर्य हुआ। वह एक प्राचीन तलवारबाज की भूमिका निभा रही थी। उसने एक पुराने लिनन के कपड़े पहने हुए थे। उसके बाएं हाथ में तलवार थी और उसके दाहिने हाथ में तलवार की मूठ थी। उसने पुआल के सैंडल पहने हुए थे। सैंडल फटे हुए थे और उसके पैर की उंगलियां दिख रही थी। समर्पित, सचमुच समर्पित। फटे हुए पुआल के सैंडल देखकर जू किंग उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। उसने लापरवाही से उस पर नजर डाली और दरवाजा खोलने के लिए चाबी निकालना जारी रखा। लड़की ने उसकी हरकत देखी और अचानक घबरा गई। वह और भी ज्यादा सतर्क हो गई और उसकी पीठ थोड़ी झुक गई। उसने अजीब लहजे में कहा, रुको। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। जू किंग ने चाबी हाथ में हिलाई और दरवाजे की ओर इशारा किया। यह मेरा घर है। कुछ देर रुकने के बाद वह खुद को असहाय महसूस करने से नहीं रोक सका। क्या मैं बुरा आदमी दिखता हूँ? वह कुछ मीटर की दूरी से लड़की को इस हद तक डराने में सक्षम था। लड़की को धीरे धीरे पीछे हटते देख जू किंग को और भी अधिक बुरा लगा, मानो उसके साथ धोखा हुआ हो। उसने अपना मुंह खोला और फिर से बंद कर लिया। उसने चाबी ली और दरवाजा खोलने चला गया। जब उसने उसे देखने के लिए अपना सिर घुमाया तो उसके छोटे से चेहरे पर सतर्कता कम नहीं हुई। जू किंग ने उसकी आंखों में ऐसा भाव पहले कभी नहीं देखा था। ये बेहद सतर्क था, जैसे एक छोटा सा हेजहोग जिसके बाल खड़े हो गए हों। जू किंग ने उस अजनबी लड़की को बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर दिया। उसने अपने गीले कपड़े उतारे और नहाने के लिए बाथरूम में भाग गई। पानी नीचे बहने लगा, जिससे उसे ताजगी महसूस हुई। बारिश में भीगने के बाद उसने गर्म पानी से नहाया। फिर उसने अपना पजामा पहना और कोका कोला की बोतल लेने के लिए फ्रिज के पास गया। उसने ढक्कन खोला और वह बहुत खुश हुआ। सफेद लौकी, यहाँ आओ। कोक पीते समय वह बेकार नहीं बैठा। उसने रिमोट कंट्रोल से टीवी चालू किया, फिर कमरे के कोने में जाकर कैबिनेट से बिल्ली का खाना निकाला और उसे व्हाइट बोर्ड के चावल की कटोरे में डालकर उसे खिला दिया। बाहर तेज हवा और बारिश चल रही थी। घर में कोक और एक बिल्ली थी। जू किंग ने हाथ बढ़ाया और खिड़की से बाहर देखा। उसने अपना फोन उठाया और हैमबर्गर, चिकन रोल और कोक का 3 पीस सेट ऑर्डर किया। आसमान में 2 बिजली चमकी। बादलों की गड़गड़ाहट धीरे धीरे करीब आ रही थी। बारिश तेज होती जा रही थी। उसने समय देखा, फिर दरवाजे की तरफ देखा। कुछ देर सोचने के बाद उसने कमरे में एक छाता पाया और झांकने के छेद से बाहर देखा। उसने हेजहोग जैसी लड़की को नहीं देखा। चीख। उसने दरवाजा खोला और बाहर देखा। जू किंग कुछ कदम दूर खड़ी उस ठंडी आंखों और रक्षात्मक मुद्रा को देख रही थी। उसे थोड़ा अजीब लगा। ये पहली बार था जब कोई उसके खिलाफ इस तरह से पहरा दे रहा था जैसे वह कोई भेड़िया हो। अंधेरा हो रहा है और लगता नहीं कि बारिश जल्द ही रुकने वाली है। अगर आपका घर दूर नहीं है तो। जू किंग ने एक ऐसी मुस्कान दिखाई जो उसे दयालु लगी और उसने अपने हाथ में छाता उठा लिया। ये देखकर कि लड़की हिली नहीं, उसने अपना सिर झुकाया और आगे कहा, अगर ये दूर है तो तुम अपने परिवार को बुला सकती हो कि वे तुम्हें ले जाएं। मैं तुम्हें सुरक्षा दिलाने में मदद कर सकता हूँ। देखो तुम कितनी भीगी हुई हो। जल्दी से घर जाओ। लड़की भीग चुकी थी, फिर भी थोड़ी बहादुर लग रही थी। उसकी आंखों में वीरता का भाव था। शायद वह यहाँ की नहीं थी, वरना उसे उसका आभास जरूर हो जाता। ये कहाँ है? लड़की ने आखिरकार बात की। उसका लहजा अभी भी अजीब था और उसका दाहिना हाथ उसकी टूटी हुई तलवार की मूठ पकड़े हुए था। जू किंग छतरी लेकर दरवाजे के सहारे खड़ा हो गया। उसे देखते हुए उसे कुछ अंदाजा हुआ। ये जियाहे पड़ोस बेवान रोड है। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। लड़की ने थोड़ा मुंह सिकुड़ा और कुछ देर चुप रहने के बाद पूछा, तुम कौन हो? उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह।
जू किंग को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। एक दयालु पड़ोसी, वह पागल हो गई होगी। बस मुझे हैंडसम कहो। उसने ऊपर देखा। क्या तुम्हें छाता चाहिए? यदि नहीं तो मैं इसे वापस ले लूंगा। नमक गिरोह। लड़की के चेहरे पर अनिश्चितता थी। उसके हाथ में काली छतरी देखकर उसने आखिरकार अपनी सतर्कता थोड़ी कम कर दी। उसका चेहरा थोड़ा नर्म हुआ। उसने तलवार की मूठ छोड़ी और कहा, मैं नमक गिरोह की शिष्या हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों हूँ। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। जू किंग ने पलकें झपकाईं। वह सचमुच पागल थी। आप किस स्कूल से हैं? भूल जाओ, मैं सुरक्षा को बुलाता हूँ और देखता हूँ क्या होता है। छाता सौंपना एक साधारण बात थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह एक ऐसी लड़की होगी जो खुद को कॉस्प्ले से मुक्त नहीं कर सकती। उसने फिर से गलियारे में खड़ी लड़की की तरफ देखा। उसने मोटे भान के कपड़े पहने हुए थे। उसके बाल सिर के पीछे रस्सी से बंधे हुए थे। वह हाथ में तलवार लिए उसे देख रही थी, मार्शल आर्ट हीरो की तरह दिख रही थी। उसने असहाय होकर कंधे उचकाए और अपना फोन देखने के लिए कमरे में वापस आ गया। अगर वह एक रात बारिश में बाहर रही या अंधेरा होने पर बारिश में इधर उधर भागी, तो हो सकता है कि वह कल समाचार में ये देख ले। जू किंग ने सोफे से फोन उठाया और सिक्योरिटी अंकल का नंबर डायल किया। दरवाजे के बाहर खड़ी लड़की को कमरे में देखते हुए उसने हाथ हिलाकर इशारा किया कि वह अंदर आ सकती है। हेलो हेलो झाओशू, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? 2 बीप के बाद फोन कनेक्ट हो गया। लड़की दरवाजे पर खड़ी रही और फिर अंदर नहीं आई। उसने उत्सुकता और सतर्कता से उसकी ओर देखा। नमस्ते, नमस्ते झाओशू, मैं उद्धरण चिन्ह। एक नौकरी के लिए देख रहे हैं? कहाँ जाना है? एक नौकरी के लिए देख रहे हैं। टीवी पर अचानक विज्ञापन चालू हो गया। तेज आवाज सुनकर जू किंग चौंक गई। दरवाजे पर खड़ी लड़की भी चौंक गई। और फिर टकराना, क्लिक करें, सिजल। दीवार पर लगे टीवी से धुआं उठ रहा था। बीच में एक हीरे के आकार का तीर लगा हुआ था। हेलो जियो जू, क्या हुआ? फोन पर से सिक्योरिटी अंकल की आवाज आई। झनकार। लड़की के हाथ में पकड़ी लंबी तलवार बाहर आ गई और एक ठंडी रोशनी चमक उठी। जू किंग ने टीवी की तरफ देखा, फिर उस लड़की की तरफ जो तलवार हाथ में लिए उसे घूर रही थी। वह जमीन पर जड़वत खड़ा रहा। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। जियो जू, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। अपना फोन रखते ही जू किंग को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। खून 5 कदम दूर तक बिखरा हुआ था। वे लोग, वे बाहर कैसे निकले? लड़की एक चौंकी हुई खरगोश की तरह थी। उसके सामने सब कुछ उसकी समझ से परे था। और तुम किससे बात कर रहे हो? मैं। जू किंग ने दरवाजे के बाहर खड़ी लड़की को देखा, जो मोटे लिनन के कपड़े और पुआल की सैंडल पहने हुए थी। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में म्यान थामे हुए थी। उसके दिमाग में एक साहसिक विचार आया। बिल्कुल नहीं, लेकिन वुकियाओ इस तरह की पोशाक नहीं पहनेगी। इससे भी अधिक, वह किसी के टीवी पर तीर से वार नहीं करेंगे तथा थोड़ी सी भी असहमति पर तलवार नहीं निकालेंगे। उसके पुआल के सैंडल से उसके पैर की उंगलियां भी उजागर हो रही थी। क्या वह इसका खर्च उठा सकती थी? पहले अपनी तलवार रख दो। मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैंने तुम्हें एक छाता भी दिया है। उसने अपने पास रखे छाते को लात मारी और उस अजनबी लड़की को खुश करने की कोशिश की। लड़की ने छाते की तरफ देखा, फिर उसे, फिर दीवार पर लगे बर्बाद टीवी को। कुछ सोचने के बाद उसने धीरे से अपनी तलवार म्यान में डाली और हल्की खनक ने जू किंग को मुंह बिचक दिया। ये निश्चित रूप से एक असली आदमी था। तुम्हारा नाम क्या है? आप कहाँ से हैं? उद्धरण चिन्ह। जियांग हे, नमक गिरोह का शिष्य। आहा, जियांग हे, यह अच्छा नाम है। जू किंग ने हंसते हुए विषय बदल दिया। क्या आपका साल्ट गैंग बड़ा है? कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। जू किंग ने उसे कई बार साल्ट गैंग का जिक्र करते हुए सुना और मन ही मन उसने अंदाजा लगाया कि यह काफी बड़ा गिरोह होगा। गुसु साल्ट गैंग, तुम्हें नहीं पता? जियांग हे ने भौहें सिकोड़ी और कमरे के लेआउट को फिर से देखा और अपने होंठ काटने से खुद को रोक नहीं सका। अरे नहीं, भले ही उसने इधर उधर न पूछा हो, ये जगह घर से बहुत दूर होगी। इसके बारे में कभी नहीं सुना। क्या आप जानना चाहते हैं? जू किंग उलझन में था। इस लड़की के हाथ में हथियार था। क्या उसे अंदर आने देना चाहिए या उसे बाहर निकालकर पुलिस को बुलाना चाहिए? वह अभी भी मदहोश था, कोला पी रहा था और बिल्ली को सहला रहा था। यह एक आरामदायक जीवन था और अचानक किसी ने टीवी को नष्ट कर दिया और अपराधी तलवार लेकर दरवाजे पर खड़ा था। अच्छे काम करना कठिन है और अच्छे लोग बनना भी कठिन है। वे दोनों एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे।
जू किंग ने फिर से उसके खुले पैर की उंगलियों को देखा, उसके पुआल की सैंडल, उसके भीगे हुए कपड़े और बारिश से चिपके हुए उसके बालों को। उसने अपने दांत पीस लिए और 2 कदम पीछे हट गया। आप पहले क्यों नहीं आते? अगर कोई आपको हथियार लेकर खड़ा देख ले तो पुलिस स्टेशन सड़क के उस पार ही है। उसने इशारे से बताया, यह न जानते हुए कि लड़की उसे समझ पाएगी या नहीं। वैसे भी वो किसी मनोरोगी जैसा नहीं लग रहा था। बेहतर होगा कि आप दरवाजा बंद कर लें। हाँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर आपके कोई सवाल हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं। मुझे घर जाना है। आपका घर कहाँ है? नमक गिरोह उद्धरण चिन्ह। जू किंग को सिरदर्द हो रहा था। ये जियाहे जिला, बेवान रोड, योंगकोंग नया जिला, जियांगचेंग शहर है। लड़की के चेहरे पर उलझन देखकर उसने पूछा, क्या तुम जियांगचेंग शहर के बारे में जानती हो? जियांग ने अपना सिर हिलाया। आप कोई प्राचीन व्यक्ति नहीं हो सकते, है न? क्या आप मजाक कर रहे हैं? सम्राट कौन है? महाराज। उसने अपने होठों को सिकोड़ते हुए जू किंग की ओर देखा। प्रश्नवाचक चिन्ह। जू किंग हैरान रह गया। महाराज? तो फिर वही एक पल के लिए झिझका। महाराज कौन है? महाराज महामहिम है। उद्धरण चिन्ह। उसने अपना सिर खुजलाया। अभी कौन सा साल चल रहा है? जियांग ने उसे अजीब तरह से देखा, जैसे कि वह समझ नहीं पाया कि उसका क्या मतलब है। वह एक पल के लिए रुका, फिर उस अजीब लहजे में बोला, काइवान। वर्ष 16। मेरे बायडू आने का इंतजार करो। जू किंग के रोंगटे खड़े हो गए। उसे यकीन था कि यह लड़की, वाह, ये छोटी हीरोइन मजाक नहीं कर रही थी। उसने कांपते हाथों से अपना फोन उठाया और खोजा। काइवान, वर्ष 16। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अपने दिल की धड़कन को दबाने की कोशिश की। उसने गहरी सांस ली और कहा, तान जुवानज़ोंग। हम। जियांग दंग रह गया। उद्धरण चिन्ह। ओह, ठीक है, ये केवल मृत्यु के बाद ही उपलब्ध है। जू किंग ने अपने माथे पर थपकी दी और संकोच से कहा, ली लोग जी। जियांग के हैरान चेहरे को देखकर जू किंग ने अपना सिर घुमाया और चारों ओर देखा। बहन, दूसरों की संपत्ति को नष्ट करना कानून के खिलाफ है। तुम लोग एक शो फिल्मा रहे हो, भूल जाओ। उसके सामने खड़ी लड़की दरवाजे पर सीधी खड़ी थी। वो जोश, वो वीरतापूर्ण मुद्रा, वो तलवार, वो पैर की उंगलियां। उसने अपनी आंखें झपकाई। उसका दिमाग गड़बड़ा गया था। उसने कुछ बकवास की और फिर अपना सिर नीचे करके अपने फोन पर खोज की। ली ताई बाई, क्या तुम बौद्ध किंग लियान को जानते हो? जियांग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव आया। तुम उसे जानते हो? कहाँ है वह? उद्धरण चिन्ह। ओह, वह घाटी में खेती कर रहा होगा। जू किंग को दांत में दर्द महसूस हुआ। यह क्या है? 1200 वर्षों से अलग एक वार्तालाप। मैं टुक साथ ले जाएं। जियांग अचानक घूमा और अपनी तलवार से दरवाजे की ओर इशारा किया। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, पहले तुम पीछे हटो। कोई मेरे लिए खाना ला रहा है। वह बुरा आदमी नहीं है। जू किंग ने अपना सिर खुजलाया। हाँ, वहाँ जाओ, किसी को भी तुम्हें देखने मत दो। नौकर नहीं, वह बस कुछ खाना पहुँचा रहा है। ये सुनकर जियांग संदेह से दरवाजे के पीछे चला गया। उसकी तलवार पहले से ही आधी खुली हुई थी। वह बिना किसी कारण के इस अजीब जगह पर आई थी। सब कुछ अजीब था, इसलिए उसे सावधान रहना था। चिंता मत करो, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। जू किंग ने खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की और उसके पास गया। उसने धीमी आवाज में उसे दिलासा दिया और दरवाजा थोड़ा खोला। हैमबर्गर कॉम्बो लेने के बाद उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और टेकआउट बैग को ऊपर उठाया। जियांग को इशारा किया, खाना। कुछ देर रुकने के बाद उसने पूछना जारी रखा, क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या आप साथ में खाना खाना चाहेंगे? जियांग एक पल के लिए हिचकिचाया और धीरे से अपना सिर हिलाया, लेकिन वह पहले ही अपनी तलवार म्यान में रख चुका था। तुम सब लोग अपना सिर क्यों मुंडाते हो? जू किंग को सोफे पर वापस बैठा देखकर उसने एक पल के लिए सोचा और अपनी शंकाएं व्यक्त की। क्या ये वह जगह हो सकती है? रुको, हम क्या हैं? जू किंग उत्सुक थी। जब उसे टेकआउट मिला तो वह दरवाजे के पीछे खड़ी थी। उसे पीले रंग के लड़के को नहीं देखना चाहिए था। यदि उसने उसे देखा भी था तो उसने हेलमेट पहना हुआ था। 2 घंटे पहले ही मैं यहाँ पहुँचा हूँ और बाहर चारों ओर देखा है। बाहर? हाँ। जू किंग का दिल धड़क उठा। तुम्हारा किसी से कोई झगड़ा तो नहीं हुआ है न? 2 घंटे पहले की बात है। उस समय बारिश शुरू ही हुई थी।
ऐसे व्यक्ति के साथ जो जरा सी भी हरकत पर तलवार निकाल ले तो यह नरसंहार में बदल सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे यह मामला हाथ से बाहर जा रहा है। नहीं, मैं बस इधर उधर घूम रहा था। अच्छी बात है, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैं इसे कैसे कहूँ? आप इसे स्थानीय रीति रिवाज मान सकते हैं। इसके पीछे कोई विशेष कारण नहीं है। ओह, जू किंग ने हैमबर्गर चबाया और अपने विचारों को सुलझाया। उसने चिकन रोल उठाया और उसे इशारा किया, खाओ, मुझे यकीन है कि तुमने इसे पहले नहीं खाया होगा। ये ठीक है। जियांग ही ने निगलते हुए अपना सिर हिलाया। तो थोड़ा पानी पियो, मेरे पास पहले से ही पानी है। ये कप तुम्हारे लिए है। उसने पहले खोले गए कोला को घुमाया और हैमबर्गर कॉम्बो के साथ आए कप को दूर धकेल दिया। यह मीठा है। मुझे लगता है कि तुमने इसे पहले नहीं खाया होगा। उद्धरण चिन्ह ... क्या तुम मुझे नीचे देख रहे हो? नहीं, जियांग ही ने भौहें सिकोड़ते हुए महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। तुम क्या खा रहे हो? क्या आपने नहीं कहा कि यह भोजन है? हाँ, खाना वही है जो पेट भर सके। जू किंग ने हैमबर्गर लिया और उसे समझाया, इसे हैमबर्गर कहते हैं। अरे, टकराना। मेज पर रखी कोला उसकी कोहनी से टकराकर फर्श पर गिर गई। भूरे रंग का तरल पदार्थ फूटने लगा और फर्श पर बुलबुले बनने लगे। दोनों ने उसे देखा और कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह झनकार। अरे, ये गलतफहमी है। सभ्य समाज में लोग थोड़ी सी भी उत्तेजना पर तलवारें निकालकर हत्या कर देते थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जू किंग को ये समझाने में बहुत कठिनाई हुई कि यह जहर नहीं है। उसके माथे पर पसीने की एक बूंद लुढ़क गई। कोला को जानबूझकर गिराया गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इससे हत्या हो जाएगी। उसकी प्रतिक्रिया से लगता था कि वह मजाक नहीं कर रही थी। पहले तो उसे संदेह हुआ, लेकिन अब वह 70% आश्वस्त हो चुका था। क्या आप थोड़ी सी भी उत्तेजना पर अपनी तलवार नहीं खींच सकते? जू किंग ने जियांगी के हाथ में तलवार को घूरते हुए कहा, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। अन्यथा अगर मैं आपको दरवाजे के बाहर बंद कर दूं तो आप जीवित रहें या मर जाएं, इसकी परवाह किसे होगी, है ना? तुमने व्हाइट बोर्ड को डरा दिया। मोटी बिल्ली कोने में सिमट गई, अपने फर को चाट रही थी और दोनों मूर्ख मनुष्यों को आंखें सिकोड़कर देख रही थी। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये देखकर कि जियांग ही बोल नहीं रहा है, जू किंग को सिरदर्द हो गया और उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। उसे अभी भी थोड़ा चक्कर आ रहा था। कॉस्प्ले तो बस कॉस्प्ले था, इसे वास्तविक क्यों बनना था? मेरा दिमाग थोड़ा उलझन में है। मेरे इसे सुझाने का इंतजार करो। सोफे की पीठ पर झुककर जू किंग ने अपना माथा रगड़ा और सोचा कि क्या करना है और इससे कैसे निपटना है। इस चिड़चिड़ी छोटी लड़की का सामना करने के लिए उसके पास केवल 3 विकल्प थे। एक था उसे धोखे से बाहर निकालना और दरवाजा बंद करना, चाहे वह भूख से मर जाए, ठंड से मर जाए या अंधाधुंध तरीके से मार दी जाए, यह उसका कोई काम नहीं था। उसने अनुमान लगाया कि ज्यादा से ज्यादा 3 दिनों में वह समाचारों में उसके गिरफ्तार होने या गोली मारकर हत्या किए जाने की खबर देखेगा। अगर वह हथियार लेकर घूमता और भूख लगने पर कूड़ेदान में से सामान निकालना नहीं जानता तो वह सिर्फ लूट ही कर सकता था। अगर वह पकड़ा नहीं गया तो यह अजीब बात होगी। दूसरा, सीधे पुलिस को बुलाना और पुलिस को इस मामले से निपटने देना। एक व्यक्ति जो संभवतः तांग जुवानसों का नागरिक था, वह 1200 साल से भी पहले से आधुनिक समाज में बेवजह आया था। किसी भी मामले में अभी भी बहुत सारे शोध मूल्य थे, लेकिन पुलिस वाले शायद नहीं, उन्हें तो यही लगेगा कि वह मजाक कर रहा है। यहाँ आने के बाद अगर कुछ गड़बड़ हुई तो खून खराबा हो जाएगा। 3, रुके और देखें। जू किंग ने ऊपर देखा और उसकी तरफ देखा। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। एक प्राचीन नायिका उसके सामने, उसके ही घर में तलवार थामे खड़ी थी। क्या वह उसे जाने दे सकता था? हालांकि वह थोड़ा चिड़चिड़ा था और जरा सी भी बात पर अपनी तलवार निकाल लेता था, लेकिन वह एक बूढ़ा व्यक्ति था जो तीर चलाना जानता था। वह शायद किंगों को भी जानता हो। जू किंग ने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अगर उसने 1200 साल पहले के इस प्राचीन व्यक्ति को बेवकूफ बनाया तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे गिरफ्तार किया गया था या भटक गया था, या अगर वह इस समाज में जीवित रहने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली थी, या यहाँ तक कि अगर उसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ले जाया गया था तो उसे निश्चित रूप से पछतावा होगा। एक विज्ञान कथा उपन्यास का दृश्य उसके सामने था। वह उसे कैसे जाने दे सकता था? कुछ ही क्षणों में उसने सब कुछ स्पष्ट रूप से विश्लेषण कर लिया था। बुबू, जू किंग ने अपना सिर झुकाया।
यह आवाज छोटी नायिका के पेट से आ रही थी। कुछ तो ले। उसने बिना छुए चिकन रोल उठाया और उसे दे दिया। चूंकि उसने रुकने का फैसला किया था, इसलिए उसे शांत करने का कोई रास्ता खोजना था। वह जरा सी भी उत्तेजना पर अपनी तलवार निकालकर तीर नहीं चला सकता था। ये बहुत हिंसक था और लोगों को असुरक्षित महसूस कराता था। यह क्या है? जियान ही ने झिझकते हुए कहा। उसने सोफे के पास रखी काली छतरी पर एक और नजर डाली और उसे यकीन हो गया कि वह आदमी एक अच्छा इंसान है। हाँ, जू किंग ने चिकन रोल का एक कोना फाड़ दिया। क्या मुझे पहले एक निवाला खाकर यह साबित कर देना चाहिए कि यह जहरीला नहीं है? जरूर। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। इसे भूल जाओ। मुझे लगता है कि तुम इसकी आदत नहीं डाल पाओगे। मैं बाद में तुम्हारे लिए मांस और सब्जियों के साथ कुछ चावल का ऑर्डर दूंगा। जू किंग ने एक निवाला खाया और चबाते हुए सोचा कि आगे क्या करना है। चूंकि उसने वहीं रहने का निर्णय कर लिया था, इसलिए उसे अपनी पहचान छुपानी पड़ी। क्या आप जानते हैं ये कहाँ है? उसने पूछा। फिर उसने सोफा थपथपाया और उसके लिए रास्ता बनाया। बैठो, बैठो और बातें करो। मुझे डर लग रहा है अगर तुम वहाँ तलवार लेकर खड़ी रहोगी। जियान भी आया और सोफे को 2 बार दबाने के लिए आगे बढ़ा। वह धीरे से बैठ गई। वह अभी भी सतर्कता से उसे देख रही थी, लेकिन वह पहले से कहीं ज्यादा शांत थी। वह निष्क्रिय नहीं रही थी। शुरू से लेकर अब तक वह अपनी स्थिति का विश्लेषण और आकलन करती रही थी। हालांकि वह हर चीज से अनजान थी, लेकिन वह छाते को जानती थी। उसके सामने बैठा आदमी उसे शुरू में छाता देना चाहता था। बस ये कमरा थोड़ा अजीब था और उसने जो खाना खाया। जियान ही ने अनुमान लगाया कि उसके सामने बैठे आदमी की कुछ अजीब आदतें हो सकती हैं। उसे सावधान रहना था। ये कहाँ है? जियांगचेन शहर। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। जू किंग ने अपनी नाक रगड़ी, ऊपर देखा और एक पल के लिए सोचा और कहा, मुझे नहीं पता कि इसे कैसे समझाऊं। वह, क्या आप ली बाई को जानते हैं? तुम्हें पता है वह कहाँ है? ठीक है, मैं आगे जो कहने जा रहा हूँ उससे डरो मत। जियान ही ने बिना पलक झपकाए उसकी ओर देखा और कहा, आगे बढ़ो। पहले तलवार एक तरफ रख दो। मुझे डर है कि तुम उत्तेजित हो जाओगे। ठीक है। उसने बगल से देखा, तलवार मेज पर रखी और धीरे से अपना हाथ छोड़ा। उसने अजीब लहजे में कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कहाँ है। मैं घर जाना चाहती हूँ। हो सकता है कि आप वापस न जा सके। क्यों? क्योंकि यह स्थान आपके घर से बहुत दूर है। ये सुनकर जियान ही की पलकें थोड़ी कांप उठी। उसने जू किंग की ओर देखा और पूछा, ये कितनी दूर है? खैर, यह 1200 साल से भी अधिक दूर है। हम, जियान ही ने भौहें सिकोड़ते हुए उलझन में पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? वह समझ नहीं पा रही थी कि वर्षों का दूरी से क्या संबंध है। क्या उसे घर जाने के लिए 1000 साल तक पैदल चलना होगा? यहाँ जू किंग ने अपने पैरों की ओर इशारा किया और उसके हाव भाव देखे। उसने धीरे से कहा, ये तुम्हारे समय से 1200 साल बाद की बात है। ली लोंगजी, ली बाई यांग युहुआन एन लुशान, चाहे आप उन्हें जानते हो या नहीं, आपके सम्राट, आपके मित्र और वे लोग जिन्हें आप जानते हैं, वे सभी 1000 साल से भी पहले के लोग हैं। उनकी मृत्यु 1000 साल से भी पहले हो गई है। बकवास का ढेर। जियान ही अचानक उठ खड़ा हुआ और चारों ओर देखने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या कह रहा है। चाहे ये बकवास हो या नहीं, आप धीरे धीरे इसकी जांच कर सकते हैं। वैसे भी अब आपने इसे देख लिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आप परिचित हों। ये देखकर कि उसने तलवार नहीं उठाई, जू किंग को थोड़ी राहत मिली। यह अच्छा था कि वह संवाद कर सकती थी। उसे सबसे ज्यादा डर टीवी पर दिखाए जाने वाले लोगों से मिलने से था, जो दूसरों से संवाद नहीं कर सकते थे। वे दूसरों की बात नहीं सुनते थे और हमेशा सोचते थे कि कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वे उन्हें अपनी तलवारों से मार देते थे। वे पागल थे। अभी के लिए आप इसे एक पूरी नई दुनिया के रूप में सोच सकते हैं। आकाश में सफेद जेड कैपिटल और 12 मंजिलों पर 5 शहर। आप ली बाई की कविता जानते हैं, है ना? बस इसे सफेद जेड कैपिटल के रूप में सोचें। ये कविता उन्होंने नहीं लिखी। ओह, जू किंग ने पलकें झपकाईं। यह एक गलती है। हो सकता है कि जब आप उससे मिले थे तब आपने इसे नहीं लिखा था। उसकी उम्र 20 के आसपास होगी। ये देखकर कि जियान भी अनिश्चित भाव से वहाँ खड़ा था, उसने कुछ देर सोचा और आगे कहा, ये दुनिया बहुत खतरनाक है, लेकिन ये बहुत सुरक्षित भी है। इसके अपने नियम हैं। आप धीरे धीरे जांच कर सकते हैं कि ली बाई और अन्य लोगों के साथ क्या हुआ। अभी के लिए इसे एक तरफ रख दें।
यदि आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो आपको पहले इस दुनिया को समझना होगा। क्या तुम समझ रहे हो? उद्धरण चिन्ह, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। जियांग ही ने भौहें सिकोड़कर उसकी ओर देखा। तुम एक समझदार व्यक्ति हो, मुझे लगता है कि तुम्हें अपना निर्णय खुद लेना चाहिए। जू किंग ने उसके सिर की ओर इशारा किया और बाहर की ओर इशारा किया। क्या तुमने बाहर की दुनिया नहीं देखी है? ये दुनिया उस दुनिया से पूरी तरह अलग है जिससे आप परिचित हैं। जिन लोगों से आप परिचित हैं वे सभी इतिहास बन चुके हैं। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। जियांग ही के रूप को देखकर उसे अचानक थोड़ा दुख हुआ। यदि उसे 1000 वर्ष से अधिक बाद भविष्य में फेंक दिया जाए तो संभवतः वह उससे अधिक शक्तिशाली नहीं होगा, है ना? बकवास। जियांग ही ने दांत पीसते हुए मेज से तलवार उठा ली। मुझे विश्वास नहीं होता, ऐसा कहकर वह मुड़ी और बाहर जाना चाहती थी। इंतजार, झनकार, लंबी तलवार आधी खुली हुई थी और शू किंग की ओर तान दी गई थी। मैंने अभी कहा था, इस दुनिया के अपने कानून हैं। सुरक्षित रहने के लिए आपको पहले उन्हें समझना होगा। जू किंग स्थिर खड़ा रहा और उसे तीसरी बार तलवार खींचते हुए देखता रहा। वह आगे नहीं बढ़ा, लेकिन वह क्रोधित या अधीर नहीं था। वह पहले ही इस चिड़चिड़ी छोटी लड़की के स्वभाव को समझ चुका था। वह बस डरी हुई थी। अगर किसी व्यक्ति को किसी विदेशी देश में फेंक दिया जाए तो भी उसे पहले इसकी आदत नहीं होगी, और न ही उस लड़की की जिसने अचानक 1000 साल से ज्यादा की यात्रा की हो। उसके सामने जो कुछ भी था वह उसने पहले कभी नहीं देखा था। उदाहरण के लिए, आप सार्वजनिक स्थानों पर हथियार नहीं ले जा सकते। आपके लिए इस तरह से बाहर जाना बहुत खतरनाक है। तुमने मेरी मदद क्यों की? जब व्हाइट गॉड बाहर था तो मैंने उसे भी उठा लिया। सफेद लौकी, वहाँ, वह मोटी बिल्ली। जियांग ही ने उसकी नजरों का पीछा किया। मोटा बिल्ली कैबिनेट पर लेटा हुआ आलसी ध्यान से जम्हाई ले रहा था। क्या तुम मुझे नीचे देख रहे हो? नहीं। जियांग ही दरवाजे के सहारे झुकी हुई थी। उसके बाल अस्त व्यस्त थे और उसके चेहरे के किनारे चिपके हुए थे। उसने अपने बाएं हाथ में तलवार पकड़ी हुई थी और अपने दाहिने हाथ से दरवाजा पकड़ रखा था। उसने जू किंग की ओर देखा और चुप हो गई। वह मूर्ख नहीं थी, बस उसे ज्ञान की कमी थी। हालांकि वह नहीं जानती थी कि जू किंग सच कह रहा था या उसकी बातों में कोई झूठ था, लेकिन वह पहली नजर में ही बता सकती थी कि इस व्यक्ति का कोई बुरा इरादा नहीं था। वह सामान्य तरीके से घर आया और उससे मिला। जब उसने देखा कि बाहर अंधेरा हो रहा है तो उसने उसे छाता दिया और जाने दिया। तुमने मेरी मदद क्यों की? उसने दूसरी बार पूछा। जू किंग ने अपना सिर खुजलाया। इस नायिका को मूर्ख बनाना आसान नहीं था। ईमानदारी से कहूँ तो यह एक छोटा सा उपन्यास है। आखिरकार इस तरह की चीजें बहुत जादुई होती हैं। जू किंग ने अपने हाथ से इशारा किया। आपको समझ में आ जाना चाहिए, है न? मान लीजिए अगर मैं आपके युग में जाऊं और आपसे मिलूं और आप 1000 साल से भी ज्यादा भविष्य के आदमी को देखें, तो क्या आपको भी जादुई एहसास होगा? तब एक रहस्यमय व्यक्ति प्रकट हुआ। उसे केवल बॉस ही मार सकता था। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। वहाँ अचानक थोड़ी अजीब सी चुप्पी छा गई। समय बदल गया है। हम यहाँ लोगों को यूं ही नहीं मार सकते। हर कोई शांति पसंद करता है। जू किंग को अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। एक बार फिर वह उलझन में था कि उसे रहने दे या नहीं। अगर वह रुका तो ये बहुत खतरनाक होगा। अगर वह नहीं रुका तो ये दुख की बात होगी। यह एक जीवित प्राचीन व्यक्ति था। वह कुछ देर तक चुप रहा। मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ कैसे आए। अगर तुम कारण का पता लगा सको तो तुम वापस जा सकोगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें ये सीखना होगा कि इस दुनिया में कैसे जीना है। पहला नियम ये है कि तुम लोगों को यूं ही चोट नहीं पहुंचा सकते। जू किंग ने दीवार पर लगे टूटे हुए टेलीविजन की ओर देखा और कहा, और आप चीजों को यूं ही नष्ट नहीं कर सकते। कुछ देर रुकने के बाद वह दरवाजे की ओर बढ़ा और उसे जाने का इशारा किया। अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, या फिर तुम अभी जा सकते हो। वैसे बाहर के लोगों को चोट न पहुंचाना ही बेहतर है। अब हर जगह सरकारी अधिकारी हैं और वे बहुत शक्तिशाली हैं। बाहर अंधेरा छा चुका था। बारिश की आवाजें धीरे धीरे कम होने लगी थी। खिड़की के बाहर से बारिश की हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी। जियांग ही ने छत पर लगे प्रकाश बल्ब की ओर देखा और अपने होठों को दबा लिया। वह इस जगह के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसके कपड़े भी बाकी लोगों से अलग थे। वह शायद शहर छोड़कर भी नहीं जा सकती थी। अगर वह जाती भी तो उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है। बादल की गरज, उसका पेट फिर से गुर्रा उठा।
जू किंग ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर सोफे पर वापस मुड़ा और अपना फोन उठाया। अगर तुम सहमत हो तो तलवार नीचे रखो और मैं तुम्हारे लिए भोजन का ऑर्डर दूंगा, यानी मैं किसी को भोजन भेजने के लिए कहूँगा। सच कहूँ तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जोखिम उठा रहा हूँ और ये दो तरफा जोखिम है। मुझे न केवल तुम्हें दूसरों द्वारा खोजे जाने से रोकना है, बल्कि मुझे ये भी चिंता है कि अगर कोई गलतफहमी हुई तो तुम मुझे मार डालोगी। तो क्या तुम समझती हो? उद्धरण चिन्ह। जियांग ही ने एक पल सोचा और धीरे से सिर हिलाया। उसने अपने हाथ में तलवार पर नजर डाली, एक पल के लिए रुका और फिर उसे एक तरफ फेंक दिया। खनक, ठोस लोहे की तलवार जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिर गई। जू किंग के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। उसने अपना फोन हाथ में लेकर पलटकर कहा, तुम आमतौर पर क्या खाते हो सकता है कि आपको यहाँ का खाना पसंद न आए। मैं देखता हूँ कि क्या आपको यहाँ का कोई खाना पसंद है। हु बिंग, उद्धरण चिन्ह। उसने एक पल सोचा, फिर अपना सिर हिलाया और कहा, भूल जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ दलिया और बंस मंगवाता हूँ। तुम पूरी तरह भीग चुके हो, तुम पहले नहा सकते हो, जब तुम बाहर आओगे तो इसे खा सकते हो। अरे, क्या तुम जानते हो कि अपने कपड़ों को अपनी आंतरिक शक्ति से कैसे सुखाया जाता है? जियांग ही ने असमंजस में उसकी ओर देखा। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या बात कर रहा था। कहाँ नहाने जाना है? इस तरह जू किंग को उसकी आंतरिक शक्ति की परवाह नहीं थी। वैसे भी उसके पास बहुत समय था। वह उसे बाथरूम में ले गया और लाइट जला दी। उसने कहा, इस दुनिया में बहुत सी जादुई चीजें हैं, कोई उपद्रव मत करो। मुझे हमेशा लगता है कि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। कम से कम मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, चिंता मत करो। ये देखो। उसने शॉवर का स्विच चालू किया और शॉवर हेड से पानी बहने लगा। जियांग ही उसे काम करते देख दंग रह गई। बाईं ओर गर्म पानी है, दाईं ओर ठंडा पानी है। इसे नीचे दबाओ और यह बंद हो जाएगा। इसे ऊपर खींचो और पानी बाहर आ जाएगा। लो, इसे आजमाओ। जू किंग ने उसे संक्षेप में सिखाया और उसे खुद इसे संचालित करने दिया। सौभाग्य से इस प्राचीन व्यक्ति ने इसे पहले नहीं देखा था। वह मूर्ख नहीं थी। उसने उसे एक बार इसका प्रदर्शन करते हुए देखने के बाद इसे संचालित करना सीखा। वह अपने चेहरे पर जिज्ञासा छिपा नहीं सकी। ये शैम्पू के लिए है, इसे यहाँ दबाएं और यह बाहर आ जाएगा। यदि आप इसे अपने बालों पर लगाएंगे तो बुलबुले बनेंगे। ये सामान्य है, बस बुलबुले धोकर हटा दें। फिर आप इसका इस्तेमाल अपने शरीर को धोने के लिए कर सकते हैं। बस इसे अपने बालों पर लगाएं। जू किंग ने अपने पुराने समय के दोस्त को सिखाया कि बाथरूम का इस्तेमाल कैसे करना है और टॉयलेट बाउल का इस्तेमाल कैसे करना है। जब उसने उसे सिर हिलाते हुए देखा तो वह होशपूर्वक पीछे हट गया। वह अपना सिर खुजाता हुआ सोफे पर बैठ गया। उसने पीछे देखा, लाइट जल रही थी, लेकिन शॉवर की कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसने एक पल सोचा और वापस बेडरूम में चला गया। उसने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और उन्हें ले गया। जियांग ही अभी भी अपने कपड़े पहने हुए वहीं खड़ा था। अचानक अंदर आए जू किंग को देखते हुए उसकी आंखों में सतर्कता की झलक दिखी। घर पर महिलाओं के कपड़े नहीं हैं, बस उसी से काम चला लो। मैं कल बाहर जाकर तुम्हारे लिए 2 कपड़े खरीद लाऊंगा। जू किंग का दिल धड़क उठा। वह लापरवाह था। वह वास्तव में भूल गया था कि वह दरवाजा बंद करना नहीं जानती थी। उसने कपड़े एक तरफ रखने का नाटक किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और कहा, इधर आओ, मैं तुम्हें दरवाजा बंद करना सिखाता हूँ। सौभाग्य से जियांग ही ने अपने कपड़े उतारना शुरू नहीं किया था, अन्यथा निश्चित रूप से मौके पर खून के छींटे होते। जियांग ही को बाथरूम का दरवाजा बंद करना सिखाने के बाद वह थोड़ा डरकर पीछे हट गया। वह थोड़ी देर के लिए चुपचाप सोफे पर बैठा रहा और जब उसने बाथरूम के चलने की आवाज सुनी तो उसे राहत महसूस हुई। उसने एक बूढ़ी औरत को उठाया और वह एक नायिका भी थी। क्या ये सचमुच एक सपना नहीं था? जू किंग ने अपनी जांघ पर जोर से चुटकी काटी और 2 बार सिर हिलाया। उसने चुपचाप जमीन पर पड़ी तलवार उठाए और धीरे से उसे बाहर निकाला। तलवार से ठंडी रोशनी झलक रही थी। खून के खांचे में कुछ गहरे भूरे रंग के धब्बे थे जिनमें लोहे की गंध आ रही थी। कैसा आदमी है? अगर मौका मिले तो बूढ़े आदमी से इसका मूल्यांकन करवाकर देख लेना कि क्या ये कोई प्राचीन वस्तु है। जब जियांग ही बाहर आया तो जू किंग सोफे के सामने टेबल पर कुछ लिख रही थी। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि उसकी तलवार अभी भी उसी जगह पर थी। हालांकि दीवार पर लगा टीवी नीचे गिरा दिया गया था। टीवी के बीच में लगा हीरे के आकार का दांत भी नीचे उतार कर टेबल के कोने पर रख दिया गया था।
आप क्या लिख रहे हो? हम। जू किंग ने अपना सिर घुमाया और देखा कि जियांग हे अपनी गीली शर्ट और जीन्स पहने हुए है। उसके बाल गीले थे और उसके बालों के सिरे से पानी की बूंदें टपक रही थी। वह थोड़ा आधुनिक दिख रहा था। ठीक है, मैं उन समस्याओं को सुलझा रहा हूँ जिन्हें इस समय हल करने की जरूरत है। उसने अपने हाथ में कागज लहराया। क्या तुम पढ़ सकते हो? जियांग हे ने इसे ध्यान से देखा और कहा, ये थोड़ा अजीब है। इसे पढ़ना मुश्किल है। ओह, मैं बाद में इसका सारांश बताऊंगा। ये ड्रेस भी बहुत अजीब है। उसने अजीब तरीके से अपना कॉलर खींचा। ये बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ लोगों की तारीफ करना रिवाज है। आप ये तो नहीं सोचेंगे कि मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ या कुछ और, है न? बेहतर होगा कि आप कुछ भी तुच्छ बात न कहें। ठीक है। जू किंग प्राचीन लोगों की अवधारणा का सम्मान करती थी। वह इसे थोड़े समय में नहीं बदल सकती थी। वहाँ चप्पलें हैं, अपनी टूटी हुई भूसे की सैंडलें फेंक दो। मैं कल एक नई जोड़ी खरीद लूंगा। जियांग हे ने उस दिशा में देखा जिस ओर वह इशारा कर रहा था और अपनी खुद की पुआल की चप्पलों को देखा। उसके पैर की उंगलियां अंदर कुछ बार हिली। उसने कुछ नहीं कहा और चप्पल पहनने चली गई। दस्तक दस्तक, कमरे का दरवाजा बजा। इससे पहले कि जू किंग कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, वह दरवाजे से टिक गई। ये भोजन वितरण है, घबराए नहीं। जू किंग ने उसे दिलासा दिया और उठ खड़ा हुआ। उसके दिल में एक अजीब सी भावना थी। इस लड़की की सतर्कता और सावधानी एक बेघर आवारा बिल्ली से बहुत अलग नहीं थी। उसने दरवाजे के छेद से खाना उठाया और एक एक करके मेज पर रख दिया। उसने जियांग हे को इशारा किया, खाओ। दलिया, भाप से पकी हुई रोटी और अचार वाली सब्जियों की एक छोटी प्लेट। जियांग हे मेज के सामने खड़ा हो गया और उसने तुरंत खाना नहीं खाया। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने अचानक कहा, मुझे एक बात याद है जो दूसरे नंबर का अधिकारी अक्सर कहा करता था। यह क्या है? जू किंग उत्सुक था। जो लोग बेवजह चिंतित हैं, वे बुरे इरादे छिपा रहे हैं। वे एक पल के लिए एक दूसरे को देखते रहे। जियांग हे ने जबरदस्ती मुस्कुरा दिया, लेकिन आप एक अच्छे इंसान हैं। बिल्कुल, जू किंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सौभाग्य से तुमने फिर अपनी तलवार नहीं निकाली। अगर मैं ऐसा करता तो क्या होता? मुझे नहीं पता। वैसे भी वह उसे हरा तो नहीं सकती थी, लेकिन उसे अपने पास भी नहीं रख सकती थी। इतना कुछ समझाने के बाद सबसे बुनियादी बात यह थी कि सामान्य रूप से संवाद करने में सक्षम होना। अगर वे संवाद नहीं कर सकते तो ये ठीक नहीं होगा। जो आवारा बिल्ली काटती है, उसे आवारा ही रहना चाहिए। जू किंग एक ऐसा व्यक्ति था जो हर काम व्यवस्थित तरीके से करता था। जब किसी व्यक्ति को किसी काम को करने या न करने के बीच चुनाव करना होता है, तो वह हिचकिचाता नहीं है और स्वाभाविक रूप से अगले कदम पर आगे बढ़ जाता है। जब जियांग हे ने दलिया और अन्य व्यंजन खाना समाप्त किया, तो शाम के लगभग 8 बज चुके थे। जू किंग ने उसी समय लिखना बंद कर दिया। उसने टेबल पर रखे लंच बॉक्स और बैग को व्यवस्थित करने में मदद की और उन्हें एक तरफ रख दिया। उसने डांट उठाया और उसे अपने हाथ में तौला। अब आप 1200 साल बाद की स्थिति में हैं। चाहे आप इसे स्वीकार करें या नहीं, हमारी अगली बातचीत इसी आधार पर होगी। क्या आप समझे? जैसा कि कहावत है, अगर आप किसी से कुछ लेते हैं तो आपको विनम्र होना चाहिए। जियांग हे ने उसके पेट को छुआ। हालांकि उसे अभी भी जू किंग के शब्दों पर संदेह था, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने अपने विचारों को दबा दिया और सिर हिलाया, ये सुनने के लिए कि उसे क्या कहना है। जू किंग ने उसका रवैया देखा, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। उसने अपने हाथ में लोहे की दांत से खेला और सोचा, सबसे पहले यहाँ बिल्कुल सुरक्षित है, कम से कम इस कमरे में तो। भले ही तुम मुझे तलवार से काट दो, जब तक मेरे शरीर से बदबू नहीं आती, तुम यहाँ लगभग 1 सप्ताह यानी लगभग 7 दिन तक छिप सकते हो। कुछ नहीं होगा। उसने जियांग हे की ओर देखा। ये देखकर कि उसने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप सुन रही थी, उसने आगे कहा, तो तुम्हें अपनी तलवार के बारे में सोचते रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें यहाँ कुछ भी नहीं पता, जैसे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जू किंग ने दांत से टूटे हुए टीवी पर दस्तक दी। ये सिर्फ एक उपकरण है जो आवाज निकाल सकता है, जिसका इस्तेमाल, खैर वैसे भी ये हानिरहित है। ये सिर्फ मनोरंजन है। ऐसी बहुत सी बातें हैं, जैसे कि यह। उसने अपना फोन निकाला, म्यूजिक प्लेयर चालू किया और लापरवाही से कोई संगीत बजा दिया। स्पीकर से एक मधुर धुन आई। जियांग हे का हाथ थोड़ा हिला, लेकिन वह फोन को घूरती रही और कुछ नहीं बोली। मैं यह आपको ये बताने के लिए कह रहा हूँ कि यहाँ बिल्कुल सुरक्षित है। मेरे लिए कुछ भी करना सामान्य है जो आपको समझ में न आए। गलतफहमी मत पालिए, मैं आपके साथ कुछ नहीं करूँगा।
मैं बस इतना कह रहा हूँ। जू किंग ने टेबल पर रखे टीवी की ओर इशारा किया और अपने फोन का संगीत बंद कर दिया। वह सोफे पर झुक गया और एक लंबी सांस छोड़ी। उसने जियांग की ओर देखा और कहा, क्या तुम समझ गए? वह जियांग की संज्ञानात्मक समस्याओं के कारण कोई और गलतफहमी पैदा नहीं करना चाहता था। यह उसकी अपनी सुरक्षा से जुड़ा हुआ था। जियांग एक क्षण के लिए चुप रहा और फिर उसकी निगाहों के नीचे सिर हिला दिया। फिर बाहरी दुनिया है, ये थोड़ी जटिल है, लेकिन अब यह एक शांतिपूर्ण दुनिया है। हर कोई शांति से रह रहा है और काम कर रहा है, और बाहरी दुनिया भी बहुत सुरक्षित है। ये केवल मेरे लिए सुरक्षित है, लेकिन आपके लिए हर जगह खतरा है। क्यों? क्योंकि तुम अचानक कहीं से प्रकट हो गए हो और तुम दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हो। जू किंग ने धीरे से सोचा, ठीक शाही महल की तरह। अगर आप चाकू लेकर घूमते हैं तो निश्चित रूप से आपका शिकार किया जाएगा। शायद इसका यही मतलब है। ये स्पष्ट है कि आप एक बाहरी व्यक्ति हैं। बोलते बोलते वह सोफे से उठकर बेडरूम में गया और अपना बटुआ निकाला। उसने अपना आईडी कार्ड ढूंढा और उसे जिज्ञासु जियांग के सामने रख दिया। ये पहचान का एक तरीका है। यहाँ हर किसी के पास यह है। जन्म के समय ही सीरियल नंबर हमारे पास होता है। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है या कुछ गलत करता है तो हम इस नंबर के आधार पर गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकते हैं। इसलिए सड़कों पर बहुत सारे अधिकारी हैं। उन्हें समय समय पर यह देखना पड़ता है कि कोई अपराधी भाग तो नहीं रहा है। जिनके पास यह नहीं है उन्हें आगे की जांच के लिए ले जाया जाएगा। फिर आपके बारे में सब कुछ उजागर हो जाएगा। फिर मुझे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है कि यह अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ के कानून बहुत सख्त हैं और अधिकारी बहुत शक्तिशाली हैं। अगर आप किसी को चोट पहुँचाते हैं तो निश्चित रूप से आपको पकड़ा जाएगा और फिर आपको जेल जाना पड़ेगा। अगर आप गिरफ्तारी का विरोध करते हैं तो आपको मौत की सजा दी जाएगी। आपकी तरह सड़कों पर हथियार लेकर घूमना भी कानून का उल्लंघन है। एक बार जब आप पर नजर पड़ गई तो आपको खत्म कर दिया जाएगा। पहचान सबसे बड़ी समस्या थी। जू किंग ने जो बातें संक्षेप में बताई थी, उन्हें जियांग को समझाया कि उसे किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और किन बातों पर वह बिल्कुल नहीं कर सकता। एक प्राचीन व्यक्ति जो कहीं से भी प्रकट हुआ था, अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह खुद को अच्छी तरह से छिपा ले। फिर अन्य चीजें धीरे धीरे हल हो सकती थी। अगर वह देखा गया और उसकी पहचान उजागर हुई तो यह निश्चित रूप से दुनिया में सनसनी पैदा करेगा। वह एक जीवित प्राचीन तलवारबाज थे। जियांग ने तुरंत समझ लिया। उसने सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गई। तुम्हारा मतलब है मैं एक शरणार्थी हूँ। ओह, आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन शरणार्थी होने के परिणाम बहुत गंभीर हैं। जू किंग ने भौहें सिकोड़ी और कुछ देर सोचा। शोध के लिए उसे टुकड़ों में काटने के बारे में उससे बात करना मुश्किल था। उसने एक पल सोचा और एक उदाहरण दिया। सटीक रूप से कहें तो ये बिना किसी अनुबंध के गुलाम के समान है। अगर तुम पकड़े गए तो ये बहुत दुखद होगा। जियांग के चेहरे पर आए बदलाव को देखकर उन्होंने कहा, ये तो बस एक उदाहरण है। यह उस तरह के परिणाम की गंभीरता के समान है। इतना कुछ कहने के बाद मैं वास्तव में एक बात कहना चाहता हूँ। जू किंग ने पलटकर जियांग की ओर देखा जो वहाँ बैठा था। उसने अपने होंठ भींचे और कहा, इस दुनिया में तुम बहुत खतरनाक स्थिति में हो। मैं 1200 साल से भी पहले के एक प्राचीन व्यक्ति को जानकर बहुत खुश हूँ और साथ ही यह एहसास बहुत ही अद्भुत है। इसलिए मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको इस दुनिया से परिचित होने, खुद को छिपाने और धीरे धीरे इसमें एकीकृत होने में मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं आप पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ? जियांग ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसके पास जू किंग जैसी चीजों को स्वीकार करने की मजबूत क्षमता नहीं थी। अब भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह 1000 साल बाद यहाँ तक पहुँच गई थी। लेकिन उसके शरीर पर कपड़े, पैरों में चप्पल, सिर के ऊपर रोशनी, जादुई बाथरूम, बड़ी ऊंची इमारतें और बाहर चलता अजीब लोहे का गोला। उसने जो कुछ भी देखा वह ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा या सुना था। अकेलापन और दर्द दो बड़े हाथों की तरह थे जो उसे कसकर जकड़ रहे थे। अभी वह बस घर जाना चाहती थी। वह अपनी तलवार लेकर इस विचित्र स्वप्न को समाप्त करना चाहती थी। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो हम यहीं अलग हो सकते हैं। जू किंग खिड़की से वापस आया, अपने हाथ में पकड़ी लोहे की डाट को टेबल पर रखा और उसे धक्का देकर गिरा दिया। उसने कहा, तुम्हारी मदद करना कोई आसान काम नहीं है। मौजूदा माहौल में तुम सिर्फ एक छलांग में पूरे नेटवर्क को चौंका सकते हो और तुम छिप नहीं पाओगे। इसलिए
तुम्हें सहयोग करना होगा। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। जियांग ही ने जू किंग को देखा और काफी देर तक चुप रहा, मानो वह इस बात पर विचार कर रही थी कि उसने जो कहा उसमें से कितना सच था और कितना झूठ। संयोग से मुलाकात हुई। जब तुम इस दुनिया को समझ जाओगे तो तुम समझ जाओगे। जू किंग ने सहजता से कहा, ऐसी चमत्कारी चीज का सामना करने वाले 100 लोगों में से शायद 10 से अधिक लोग ही होंगे जो उसे देश को सौंप सके। इस विषय पर बोलते हुए, यदि वे एक अच्छा रिश्ता बना सकते हैं तो शायद वे उससे 9 स्वर 10 पृथ्वी 8 विनाश 6 दिशा तलवार तकनीक सीख सकते हैं। तब क्या करूं? यह ओह! जू किंग अटक गया। उसने अपना सिर खुजलाया और कहा, इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी पहचान अच्छी तरह से छिपाओ। बाकी सब पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है। मैं मान लूंगा कि आप सहमत हैं। जू किंग ने एक पल इंतजार किया, ये देखकर कि वह हिली नहीं और जाने का कोई संकेत भी नहीं दिया। उसने जमीन पर पड़ी तलवार को देखा। भविष्य में आप इतनी आसानी से अपनी तलवार नहीं खींच सकते। इस दुनिया के लोगों के लिए ये बहुत डरावनी बात है। अब यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं और मैं आपके लिए उनका उत्तर दूंगा। जियांग ही ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और ध्यान से सोचा। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। प्रश्न बहुत सारे थे और वह नहीं जानती थी कि कहां से शुरू करें। वह इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। वह सब कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पूछे। आपकी पत्नी कहाँ है? जू किंग उलझन में था। क्या गपशप करना महिलाओं का स्वभाव था? मैं यहाँ हूँ। जियांग ही ने चारों ओर देखा, अपनी मुठियाँ भींच ली और फिर शांत हो गई। मैं एक शुद्ध नस्ल का एकल कुत्ता हूँ जो 20 साल से अधिक समय से जीवित है। मैंने अभी तक शादी नहीं की है। उद्धरण चिन्ह ... अभी तक शादी नहीं हुई। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि कुत्ता क्या होता है, लेकिन उसने यह बात साफ साफ सुन ली। हाँ, जू किंग ने सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह। कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में एक पुरुष और एक महिला का एक कमरे में अकेले रहना सामान्य बात है? इसके अलावा मैं तुम्हें मेरे साथ सोने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तुम स्टोर रूम को साफ करने के बाद उसमें काम चला सकते हो। जू किंग अपनी बात समझाने से खुद को रोक नहीं पाया। वह खड़ा हुआ और उसे इशारा किया कि वह उसके पीछे स्टोर रूम के दरवाजे तक आए। अंदर एक स्प्रिंग बेड था। उसे बस उसे साफ करना था और बिस्तर ले जाना था। जियांग ही की लंबाई सिर्फ उसके कंधे जितनी थी। वह दरवाजे के पास खड़ी थी और एक अजीब भाव से उसे देख रही थी। उसने बस किसी को नमस्ते किया और खाना तैयार हो गया। इस उम्र में भी एक अमीर जमींदार अविवाहित था। क्या ये भी यहाँ का रिवाज था? जू किंग को नहीं पता था कि वह क्या सोच रही थी। उसने बिस्तर को ठीक किया और बिस्तर को पोंछने के लिए एक तौलिया लिया। वह कमरे में वापस गया और सर्दियों का बिस्तर ले आया। उसके कमरे में गर्मियों के लिए सिर्फ एक सेट और सर्दियों के लिए एक सेट था। कोई अतिरिक्त नहीं था, इसलिए उसे उसी से काम चलाना पड़ा। ये सब धुल चुका है और बहुत साफ है। आप पहले इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कल बात करेंगे। उसने सब कुछ ठीक किया और जियांग ही को फिर से दरवाजा बंद करना सिखाने के लिए दरवाजे पर खड़ा हो गया। वह रुका और बोला, जल्दी आराम करो, जल्दी आराम करो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिमाग इस समय बहुत खराब है और मेरा भी। शुभ रात्रि। उद्धरण चिन्ह ... मुझे उम्मीद है कि जब हम कल जागेंगे तो हमें एहसास होगा कि यह सिर्फ एक सपना है। वैसे मेरा नाम जू किंग है। ये कहकर जू किंग ने उसे देखकर मुस्कुराया, लिविंग रूम की लाइटें बंद कर दी और अपने कमरे में वापस चला गया। जियांग ही चुपचाप दरवाजे पर खड़ा रहा और दरवाजा बंद होते हुए देखता रहा। उसने अपना सिर घुमाया और लिविंग रूम में चारों ओर देखा। उसने अपनी लंबी तलवार उठाई और उसे कसकर पकड़ते हुए अपने कमरे में वापस आ गया।